नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति पर कार्बन डेटिंग या अन्य किसी वैज्ञानिक तरीके से जांच की मांग आज कोर्ट में ठुकरा दी गई है, लेकिन इसमें कई इफ एंड बट भी है। वो क्या है, इसे आगे बताने वाली हूं। दर्शकों, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जज जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 17 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आज शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाया है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जैसी आकृति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। वाराणसी कोर्ट के आज के आदेश के बाद हिंदू पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। इसलिए आज सवाल पब्लिक का उठता है कि क्या अयोध्या मामले की तरह ज्ञानवापी का फैसला सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी अदालत से हो सकता है। मैं यहां याद दिलाना चाहती हूं कि श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई ही ना हो, इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार की गई थी। सवाल पब्लिक का यह भी है कि अगर शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक जांच होती है तो किसे सबसे ज्यादा दिक्कत है? क्यों कोर्ट में कार्बन डेटिंग या ASI सर्वे का विरोध हो रहा है? आखिर जांच नहीं होगी, कैसे सत्य होगा और ये कैसे तय होगा कि सत्य है क्या, कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा? यही है आज सवाल पब्लिक का। ज्ञानवापी की शिवलिंग जैसी आकृति की जांच की मांग आज भले ठुकराई गई, लेकिन क्या इसे सीधे सीधे हिंदू पक्ष को झटका कहेंगे या फिर इसमें हिंदू पक्ष के लिए भी बड़े संकेत हैं? मैं आपको वाराणसी कोर्ट का आदेश पढ़कर दिखाना चाहती हूँ। ये आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जो कहा था, और यहाँ कहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 17 मई 2022 का उल्लंघन होगा। इसके आकृति ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। अब किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी? अगर कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय को की अवमानना होगी। ये सवाल आज कोर्ट में पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई को कहा गया था, इसके बारे में तो कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि जो रेडार अंदर जाएगा तो इससे शायद कथित शिवलिंग को क्षति हो सकती है। और ये मैं दोबारा आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये शब्द बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। मेरा यह भी विचार है, और ये आगे कहा है जजमेंट में, इस विचार के हिसाब से इस स्तर पर कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए ASI को निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा। वाराणसी कोर्ट के इस आदेश का हिंदू पक्ष के लिए मतलब ये निकलता है कि नंबर 1, शिवलिंग जैसी आकृति में हिंदुओं की आस्था है, इसे वाराणसी कोर्ट भी मान रहा है। नंबर 2, शिवलिंग है या नहीं, इसकी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ है आज कोर्ट में। और नंबर 3, इससे श्रृंगार गौरी पूजा की सुनवाई की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन अब अपनी मांग के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनिए विष्णु शंकर जैन का ये बयान। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे।
ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष की मांग को वाराणसी की कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो मैं आज एक और मुद्दे को आपके सामने उठाना चाहूंगी। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले से सिर्फ 2 दिन पहले ज्ञानवापी के मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा था कि ये आपको सुनवाती है। उन्होंने अपने बयान में भारत की अदालती व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिया था और मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल दिया था। सुनिए SM यासीन का ये बयान। कोर्ट ने तो कुछ भी नहीं माना। कोर्ट तो अगर बस चले तो ये भी कह दे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। आज की स्थिति ये है, आज की अदालत की स्थिति ये है, ये कोई भी सच्ची बात मानने को तैयार नहीं है। अब किसी दबाव में हैं या वो भी आस्था के तहत बह जाते हैं और उसी हिसाब से फैसला देते हैं। हमने जितने मजबूत कागजात, जितने मजबूत दलाइल पेश किए इस अदालत में, कोई दलील मानने को तैयार, 1936 का फैसला वो मानने को तैयार नहीं है। ये वही SM यासीन है जिन्होंने अप्रैल में कहा था कि किसी को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे या वीडियोग्राफी के लिए घुसने ही नहीं देंगे। आपको ये भी याद होगा कि कोर्ट के आदेश पर मई में जब पहली बार एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए वहां पहुंचे थे तो किस तरह उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन ठीक है, कम से कम आज के वाराणसी कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष ने स्वागत किया है। तो उधर ज्ञानवापी में आस्था की लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए अभी इंतजार और लंबा है। मैं यहां अयोध्या केस की याद दिलाना चाहती हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लगा ताला 1986 में खुला था। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हिंदू पक्ष ने फैजाबाद कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी थी और 2019 में जाकर इंसाफ पाने में कामयाब रहे। अयोध्या केस में हुए ASI सर्वे में मंदिर के अवशेषों का सच भी सामने आया था और यह हिंदू पक्ष के लिए वरदान साबित हुआ। क्या इसलिए आज ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक जांच का विरोध हो रहा है? हिंदुओं का इंतजार भले लंबा हो लेकिन आस्था कायम है। सुनिए RSS नेता इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। तो आज सवाल पब्लिक का उठता है, वाराणसी कोर्ट में आज का फैसला किसके लिए राहत, किसके लिए आफत? सवाल नंबर 2, क्या ज्ञानवापी विवाद पर सच का सामना करने से मुस्लिम पक्ष भाग रहा है, इसलिए वैज्ञानिक डेटिंग पर विरोध कर रहा है? क्या सच सामने लाने के लिए अयोध्या की तरह ज्ञानवापी में ASI सर्वे होना चाहिए? पब्लिक क्या सोच रही है और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर जैन, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ पवन सिन्हा धर्मगुरु जी भी जुड़ रहे हैं। एडवोकेट इमरोज आलम और मौलाना सईद उल कादरी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल हरिशंकर जैन जी को जाता है। हरिशंकर जैन जी, आज का जो फैसला है वो केवल इतना कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महफूज रखने के लिए इस आकृति को कहा था और कार्बन डेटिंग में जो भी होगा उससे कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है, इसीलिए क्या कोर्ट ने ये कार्बन डेटिंग या कोई भी वैज्ञानिक सर्वे करने से मना कर दिया है या मेरिट ऑफ द मैटर पर भी कुछ बात कही है? एज अ वकील आप क्या समझते? देखिए, आदेश तो स्पष्ट है। कोर्ट ने तथ्यों के ऊपर तो कोई विचार ही नहीं किया है, न ये कहा है कि ये वैज्ञानिक जांच की डिमांड गलत है। कोर्ट का मुख्य रूप से अटेंशन इस बात का था कि अगर जांच होती है वैज्ञानिक जांच तो 17 मई का आदेश का उल्लंघन हो सकता है। जबकि मैं पॉइंट आउट कर दूं, कोर्ट को 20 मई का आदेश दिखाया गया था और 20 मई और 17 मई
दोनों ऑर्डर साथ पढ़े जाएंगे। और 20 मई के आदेश में कोर्ट ने 17 मई के आदेश का जिक्र किया है और लिखा है कि ऑल एप्लीकेशंस, मिसलेनियस एप्लीकेशंस एंड एंसिलरी एप्लीकेशंस शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। नंबर 2, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि जो शिवलिंगम है इनको वैज्ञानिक जांच से क्षति पहुंच सकती है तो उनको एसआई को बुलाना चाहिए था। एसआई से पूछते कि भाई वो बताइए कि इसकी जांच कैसे होगी कि क्षति न पहुंचे। कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया और कोर्ट को प्रिज्यूम करने का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और कोर्ट कर भी नहीं सकती। ये कहाँ से ले आए? ये जो इस समय सोशल मीडिया में चल रहा है या मीडिया में चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि जांच होगी तो शिवलिंगम को खतरा होगा। हमको लगता है उससे कहीं न कहीं जजमेंट प्रभावित रहा, जबकि मैंने कोर्ट के सामने साफ साफ शब्दों में स्टेटमेंट दे दिया था कि विदाउट टचिंग, विदाउट काजिंग एनी टाइप ऑफ हार्म टू शिवलिंगम द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में टेक प्लेस। एंड कार्बन डेटिंग जो पत्थर उसकी नहीं होती है, उसी लिखा था कार्बन डेटिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और अदरवाइज जो भी प्रक्रिया वो अपनाई जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में एएसआई की पावर्स लिखी है, एएसआई का मेथड लिखा है और लिखा है कि एएसआई कैन डिटरमिन एनीथिंग। उनके पास वो मैकेनिज्म है, ऐसा लिखा हुआ है। और आपको एक चीज और बताऊं, कुछ दिन पहले एएसआई डायरेक्टर एक टीवी चैनल पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम डिटरमिन कर सकते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये बात बड़ी ताजुब की है कि कोर्ट ने कैसे प्रिज्यूम कर लिया। और जैसा कि भी आपने कहा, जजमेंट आने के पहले ये कहा जाने लगा कि कोर्ट जो है उनकी मुस्लिम पक्ष की बातें नहीं सुन रही है। तो ये सारी बातें मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जजमेंट हुआ है वो विधि के अनुरूप नहीं है। इसलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन सीख करेंगे कि 17 मई और 20 मई का ऑर्डर क्लेरिफाई होना चाहिए। आई विल गो, अब बहुत जल्दी करेंगे। ओके, तो हरिशंकर जैन जी का कहना है सीधे तौर पर कि मेरिट्स ऑफ द केस पर तो फैसला हुआ ही नहीं। मैं सीधा इमरोज आलम साहब से पूछना चाहती हूँ। इमरोज आलम जी, यासीन साहब जैसे लोग पहले से ही कहने लगे थे कि भाई कोर्ट तो आजकल सुनती नहीं है, कोर्ट्स पर दबाव है। आज भी क्या यही रुख आपका कायम है कि कोर्ट्स दबाव में है और इस्लाम खतरे में है? मैम, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्टली, मैं एज एन एडवोकेट, एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, आई कैन नॉट एवर से कि इंडियन जुडिशरी किसी भी टाइप के प्रेशर के अंडर आ सकती है या उसे कोई भी प्रेशराइज कर सकता है। इंडियन जुडिशरी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए ये कहना गलत होगा। और किसने क्या कहा, और कोर्ट को तो 10 बार 10 लोग हर बार क्वेश्चन करते ही रहते हैं। जैसे माय लर्नेड सीनियर ऑल्सो, उन्होंने भी कह दिया कि कोर्ट ने मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, किसी चीज पे डिसाइड नहीं किया। लेकिन चाहे हम 20 मई का जजमेंट ले लें, ऑर्डर ले लें सुप्रीम कोर्ट का, या 17 मई का ऑर्डर ले लें सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिवलिंग को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। रही बात इस डिस्प्यूट की, तो ये डिस्प्यूट तो ऑलरेडी दो चीजों पे डिस्प्यूटेड है। पहले वही डिसाइड हो जाए, फर्स्टली कि ये पहले पिटिशन ही नहीं आनी चाहिए थी अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सेकेंडली, एक टाइटल डिस्प्यूट है, पहले टाइटल तो डिसाइड कर लीजिए। आलम जी, आपने एक सवाल तो बिल्कुल घुमा दिया। आपने कहा कि आपके सीनियर तो रिकॉर्ड पे जो ऑर्डर है उसके बारे में कह रहे हैं कि मेरिट में नहीं गया। इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर। लेकिन आपने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया कि यासीन साहब जो, मैं सवाल पूछ लूं पहले, तब आप जवाब देंगे ना। मैं सवाल तो पूछ लूं, इतना हक तो दे दीजिए मुझे।
यासीन साहब का साउंड बाइट मैंने आपको सुनवाया। अब यासीन साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी है इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद के, उनका कहना था कि कोर्ट किसी को सुनती नहीं, कोर्ट किसी के दबाव में है और इस देश में कोर्ट शायद दबाव के अंडर काम करती है। अब ये कोई ऐरा गैरा नहीं बोल रहा, इंतजामिया कमेटी जिस मस्जिद की बात हो रही है वहां के इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी बोल रहे हैं। यही कहीं हिंदू पक्ष से आया होता तो सारे खड़े हो जाते ये बोलने के लिए कि हिंदू पक्ष जो है वो प्रेशर डाल रहा है जज पर और वो ऑर्डर को एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि आप लोग कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे थे इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी को? मैम, मैं यहाँ पे यासीन साहब को ना डिफेंड करने के लिए बैठा हुआ हूँ और ना ही मैं यहाँ पे किसी और इस बात के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ कोर्ट के इस ऑर्डर के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो आपका सवाल मुझसे कुछ इस तरीके का है कि मैं यासीन साहब को या तो डिफेंड करूं या फिर मैं उनके अगेंस्ट बोलूं। इन दोनों ही चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं आपसे जो बात कह रहा था वो थी ऑर्डर्स की बात। ऑर्डर क्या कहता है? कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भाई हम इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तो हम उसे क्षति नहीं पहुंचा रहे। इसमें कहां से ये बात आ गई कि यासीन साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा? वो जो भी उन्होंने कहा कोर्ट के बाहर कहा, कोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, कोर्ट के सामने क्या सबमिशंस हैं, उस पर डिस्कशन मैं करना चाहूंगा। उसके अलावा बिल्कुल आपके इरादे बिल्कुल नेक लग रहे हैं, लेकिन मैं विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी नमस्कार। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज इन्होंने मुद्दा उठाया फिर से वही कि ये पहले के पिटीशन आनी ही नहीं चाहिए, सर्वे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पिटीशन नहीं आती तो सर्वे भी नहीं होता। अब आज ये वापस वहीं जा रहे हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑफिसर हूं इसलिए कोर्ट के खिलाफ नहीं कहता कुछ भी, लेकिन पिटीशन नहीं आनी चाहिए या सर्वे नहीं होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी, तब जाकर आगे चला था। तो ये कोर्ट की अवमानना नहीं है कि हमें जो पसंद होगा वो हम सुन लेंगे और जो हमें पसंद नहीं होगा वो हम भूल जाएंगे कि वो कोर्ट ने कहा था? कन्वीनियंस है ये? नाविका जी, आपको याद नहीं? बिल्कुल। आपको याद होगा जब इन्होंने बात अपनी शुरू की थी तो ये दो बातें कही थी कि मैं आपके क्वेश्चन के दो तरह से आंसर दूंगा, एज बीइंग एन एडवोकेट, और दूसरा एक और जो इनका दूसरा चेहरा है। अब इन्होंने बीइंग एन एडवोकेट का अधूरा उत्तर तो दे दिया, लेकिन उसमें भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीइंग एन एडवोकेट जो मेरे को जस्टिस राइट पब्लिक को मिले हुए हैं और जो जुडिशरी को पावर मिली हुई है, मैं उन पावर्स के साथ भी खड़ा हुआ हूं और जो जस्टिस के जो राइट लोगों को है उनके साथ भी खड़ा हूं। भाई आप एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यू विल हैव टू गिव यू विल हैव टू सपोर्ट फॉर द जस्टिस ऑफ द फ्रॉम द कोर्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है, देखिए इनके दो चेहरे हैं। मैं वही बार बार जब ये कह रहे थे तब मैंने कहा था कि आपने बीइंग एन एडवोकेट तो बता दिया, बीइंग ए मुसलमान आप क्या कहेंगे, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और ये बात उनकी जो अपने इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी की बात करी तो उससे पता लग गया इनके कि ये एज ए मुसलमान कुछ और सोचते हैं, एज एन एडवोकेट कुछ और सोचते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये देखिए, ये तो इनकी पुरातन नीति रही है, ये जो इनकी जो प्रकृति और संस्कृति इस तरह की रही है कि भारत की सत्य की खोज में जो भारत लगा हुआ है उस सत्य के अन्वेषण में हमेशा से बाधक रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको डर किस बात का है। जब ये कहते हैं कि हमारे मन में कोई चोर नहीं है तो फिर आगे आओ ना जी, आप कहो कि कोर्ट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो ये भी जिहादी है। ये तो खुलेआम नंबर देते हैं कि अगर कोई मुसलमान को मार दो काट दो। ये तो बाकायदा दिल्ली में रैली करते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ। कहो ना मुझे जिहादी, कहो ना। ये आप जिहाद फैला रहे हैं, मुसलमान जिहाद। भाई साहब एक मिनट, यासीन साहब तब भी कह रहे थे कि कोई भी नॉन मुसलमान अंदर नहीं घुसेगा जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, तब भी। और आज जो मैंने आपको साउंड बाइट सुनाई है उसमें 2 दिन पहले, आज के ऑर्डर से 2 दिन पहले भी यासीन साहब ने कहा कि इस कोर्ट के अंदर दबाव है
और दबाव के वजह से मुसलमानों के खिलाफ देश में काम हो रहा है कोर्ट्स के द्वारा। मैं पूछना चाह रही हूं कि अगर उंगली उन पर उठती है तो फिर सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए नविका जी, अगर यासीन साहब ने ऐसा कहा है कि मुसलमान हिंदू भाई मस्जिद में नहीं जा सकते, तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। सारे मंदिरों में मुसलमान भाई जा सकते हैं, हिंदू भाई मस्जिद में जा सकते हैं, हम गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, चर्च में भी जा। अरे कुछ लोगों की राय आप सबकी राय नहीं बना सकती नविका जी। आप तो कह रहे हैं सब आपके भाई है। बिल्कुल भाई है। अरे तो भाई तो रहेगा ना, उनकी राय अलग हो सकती है। आपके घर में भी आपके परिवार के लोग होंगे, सबकी राय अपनी अपनी होगी। मेरी राय है कि सबको आने का अधिकार है मस्जिद में, और लोग जाते रहे हैं हमेशा से। और ये परंपरा, ये देश सेकुलर है, इस देश में कोई किसी को रोक नहीं सकता कहीं पे जाने से। मेहरदीन रंगरेज साहब, मैं एक बड़ी इज्जत से आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जी फरमाएं जनाब फरमाएं। राय और धमकी में थोड़ा सा फर्क होता होगा, आपको भी समझ आता होगा जो हमें भी आता है। जी। अब राय और धमकी का फासला कुछ है या नहीं है? देखिए नविका जी, कोर्ट का मानना, जो कोर्ट का नहीं आप जवाब दीजिए ना। यासीन साहब की राय है कि धमकी थी, उन्होंने अगर ऐसा कहा तो गलत कहा तो उनकी बात, तो अगर उनको गलत है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो फिर वो भड़काऊ नहीं था, वो गलत बात है उनकी। नहीं तो गलत है तो भड़काऊ नहीं था। अरे सारे हिंदू भाई आए मस्जिद में आते, आप कह रहे हैं कुमार जो वहां के महंत थे काशी विश्वनाथ मंदिर के, उन्होंने क्या कहा नहीं कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। तो हमारे हिंदू भाई खुद कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। कुछ लोग हैं जो रंगरेज साहब, आप कह रहे हैं अगर यासीन जी ने कहा तो गलत कहा। अगर मैंने तो आपको साउंड बाइट सुनवाया है और उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला जैसा गर्दन पर तलवार है, ये कहा था उन्होंने। अब मुझे ये बताइए। मैं कंडेम करता हूं उनकी बात का। कंडेम करते हैं? बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं। तो अगर से कंडेम करवाइए जो हमारे भाई बैठे विनोद बंसल जी, जो दिल्ली में जनसभा करके इन्होंने मुसलमानों को मारने का, काटने का और सामाजिक बहिष्कार की बात की है, इन सभी बहिष्कार करवाइए। ज्ञानवापी से रिलेटेड है, ज्ञानवापी मुद्दे से रिलेटेड है, तो मैं मामला तो वो भी है ना नविका जी, उस मामले पे ऐसे मुसलमानों के खिलाफ उस मामले पर जरूर चर्चा होगी। आज ज्ञानवापी की चर्चा कराइए एक बार, ये भी चर्चा का विषय है। जिहादी हिंदुओं को मार रहे हैं भाई। अरे जिहादी कौन है? और जिहादी पूछकर मुसलमानों बात उस पर बहस किसी और दिन, क्योंकि नहीं तो ये तो अंतहीन बहस चलती रही। इनके पास अंतहीन विनोद बंसल जैसे लोग जो है ना, तो उदय गोड़ आ जाएगा, मानते हैं, फिर हम गांधी को हीरो मानते हैं। नविका जी फर्क है बात में, ये गोडसे को हीरो मानते हैं, हम गांधी को हीरो मानते हैं। ये फर्क है इनमें और हमारे में। पवन सेना जी, अगर ये कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं, तो वो उदयपुर वाले किसको मानते थे? ये मुद्दा हर वक्त भड़काने का, फैलाने का, ये सत्य को रोकने की ये कवायद क्यों हो रही है पवन सेना जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, कोर्ट ने कहा वो चैलेंज होगा, जुडिशियल प्रोसेस है। हरिशंकर जैन जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि सच जानने से परहेज क्यों? देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब हमारे पास हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 1194 से आज तक की सारी हमारे पास है, उस हिस्ट्री के मुताबिक ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया और उसके बाद ये मंदिर बाद में बनवाया गया, अहिल्याबाई जी के द्वारा बनवाया गया। और जब ये सारी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है तो किसी पक्ष को उसमें प्रॉब्लम है क्या? हमें कोर्ट जाने ही क्यों पड़ा? हमें कोर्ट में ये दरखास्त देनी ही क्यों पड़ी? दूसरी चीज, जब कोर्ट का फैसला इनके हक में आता है तब ये तुरंत कहते हैं सेक्युलरिज्म है, संविधान है, और जब माननीय अदालत का फैसला हिंदुओं का हक में जाता है तो ये कहते हैं कि कोर्ट दबाव में काम करती है। तो ये अपनी चीजों में क्लियर बिल्कुल नहीं है और इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये केवल एक मुस्लिम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। जिस वक्त मुझे अच्छे से याद है जब पहला वर्डिक्ट आना था ऑनरेबल कोर्ट का, तो उस वक्त में वहां कम से कम 2-2.5 हजार लोग इकट्ठे थे। हमारे जो आदरणीय विशेषज्ञ
हरिशंकर जैन जी इस बात की तस्दीक भी करेंगे। तो इतने सारे लोग वहां इकट्ठे क्यों थे, क्यों वो फैसले को रोकना चाह रहे थे? पिछली बार माननीय अदालत के परिसर में जिस दिन ये फैसला आना था, इतनी बड़े हुजूम में लोगों के इकट्ठे होने का क्या अर्थ था? तो हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि ये कोर्ट को प्रेशराइज करने की एक टेक्निक है। तो इन सब चीजों से नहीं चलेगा। जहां तक कोर्ट ने आज इस बात को कहा है, ये कोई सेटबैक नहीं है, ये कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी, लेकिन हमारे पास पोटेशियम आर्गन मेथड है जो कार्बन डेटिंग से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एएसआई की मंजूरी उसके लिए चाहिए, जिससे कि किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी स्टेच्यू को कोई नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ इसीलिए कोर्ट कहती है कि अभी हम कार्बन डेटिंग नहीं करवाएंगे। कार्बन 12, कार्बन 14 में हमें प्रस्तर यानी पत्थर का हिस्सा लेना होगा, हम वो अभी नहीं लेंगे, लेकिन पोटेशियम आर्गन मेथड है और उससे ये डेटिंग होगी और एक दिन होगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। ये उसी के बाद ये फैसला होगा और तब तक कादरी साहब इस फैसले से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी कोर्ट कहेगी जिस तरीके से भी कहेगी, लेकिन सच को सामने लाना क्या जरूरी नहीं है? पिटीशन नहीं होनी चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट का बेसिस समझना चाहती हूं। क्यों पिटीशन नहीं होनी चाहिए? क्यों? अगर किसी की आस्था है तो कोर्ट ही तो जा रहा है, अपने आप तो फैसला ले नहीं रहा, तो कोर्ट जाने में, पिटीशन डालने में क्या दिक्कत है? देखिए मैडम नविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सारे पैनलिस्ट की बहस सुन रहा था और बहुत सारा ज्ञान ये हजरात से मिला मुझे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार सारे भारतवासियों से यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हो उसको जो है अपने सौहार्द को बनाए रखें और संवाद के जरिए अगर ये मामला हल होता है तो इसको हल करें। रहा सवाल के जब कोर्ट को हिंदू पक्ष गया और वहां पर सर्वे का ऑर्डर किया गया तो पहला सर्वे हुआ, लेकिन कोर्ट का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की गई, तब इंतजामिया कमेटी ने उन्हें रोका। जब फिर कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर किया कि अंदर डिटेल सर्वे किया जाए तो किसी ने उनके काम में बाधा नहीं डाली, पूरा सर्वे हुआ। आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, क्या आपको फैक्ट्स पर कोई इतराज है? देखिए नाविका जी मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, देखिए 1993 में भी जब पहली बार कोर्ट ने सर्वे के लिए ऑर्डर दिया था, आपको याद होगा कि वहां सर्वेयर की टीम गई थी और वहां पर जो है जब उन्होंने मना कर दिया, काफी सारे मुसलमान वहां इकट्ठे हो गए मस्जिद के बाहर, तब बाकायदा वो लोग को कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने पुलिस को कहा, जब उस समय मुलायम सिंह की शायद सरकार थी, और कोर्ट जो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो अंततः एक तो सर्वे वहां नहीं हुआ। उसके बाद अभी जो है, अभी ये साल भर के अंदर 3 बार कोर्ट ने ऑर्डर किया। एक बार जब ऑर्डर किया तो आपको याद है कि किस तरह से भीड़ काफी सारी इकट्ठी हो गई थी और उसके बाद में वो जो सर्वेयर थे वो मस्जिद के अंदर नहीं घुस पाए थे। और दूसरी बात जब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तब उसके बाद में अंदर तो घुसे, लेकिन अंदर जाकर के फिर रोक दिया गया उनको, और फिर कहीं आप इधर नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तब उसके बाद में तीसरी बार कोर्ट ने कहा कि भैया अगर सर्वे नहीं होने दिया तो एफआईआर दर्ज होगी। अरे कहां से भैया सारे फैक्ट बोल रहे हैं, बताइए। सारे फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है यार, झूठ ये देखिए, दिखा दीजिए ये टाइम्स नाउ पे दर्शक है, अच्छी तरह जानते हैं। विष्णु जैन जी, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। और विष्णु जैन जी, आज तो एक बेसिक सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये उठ के खड़ा हुआ है कि क्या सर्वे को कभी किसी ने रोका ही नहीं था? आप जरा फैक्ट्स पर यहां पर हमारे साथ हमारे गेस्ट हाजी मेहदरीन रंगरेज साहब बैठे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, ये कह रहे हैं कि वहां की कभी किसी ने किसी को रोका ही नहीं। 12 मई को मैं एक बात कहना चाहता हूं, 6 और 7 तारीख को आउटर एरिया का कमीशन हुआ, उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया गया कि आप बायस्ड हैं। उन्होंने कहा भाई बायस कैसे हो सकता हूं, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, कैमरा है, बायसनेस की कहां से बात आती है? अभी तो सर्वे शुरू भी हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है। कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। 12 मई को कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ताला तोड़ के चाहे जैसे भी आप मस्जिद के अंदर जाइए और सर्वे करिए। और जैसे आज विरोध किया जा रहा है नाविका जी, उस समय भी विरोध किया गया था और सर्वे हुआ और लोगों के सामने सच आया। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
कि जब यहाँ पे शिवलिंग का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा तो शिवलिंग का अर्घा हम लोगों को मिलेगा। ये शिवलिंग कितना पुराना है ये लोगों के सामने आएगा। हमारी एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट किया सिर्फ इस आधार पे। चलिए रंगरेज साहब, आपको दिक्कत थी फैक्ट से, और आपने कहा था विष्णु जैन जी, क्योंकि आपने देखा पैनल पे शायद विष्णु जैन जी नहीं है, तो आप सच को तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश करेंगे। विष्णु जैन जी ने एकदम एन वक्त पर एंट्री मारी और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, एकदम हिंदी फिल्म स्टाइल। घुसे हैं क्लाइमैक्स सीन में और उन्होंने सत्य और असत्य के बीच का जो फासला है वो दिखा दिया। लेकिन अब आप मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आप तो उनकी बात को ऐसे सच मान रही हैं जैसे भगवान अल्लाह ने कह दिया हो और इसके बाद कोई बात ही नहीं। अरे भाई, आपने ही चुनौती दी थी कि विष्णु ऐसा, तो सुनिए, बिल्कुल स्वीकार करिएगा, लेकिन मैं आपकी याददाश्त के लिए थोड़ा सा और मेहनत मैं ही कर लेती हूँ। मैं आपको SM यासीन साहब की साउंड बाइट सुना देती हूँ, क्योंकि आपकी याददाश्त चल नहीं रही है। नहीं, आपकी याददाश्त नहीं चल रही, मैं आपकी दुरुस्त कर दूं याददाश्त। सुन लीजिए SM यासीन ने अप्रैल में क्या कहा था। कितनी तर्कसंगत लगती हैं, क्योंकि कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया सारी चीजों को ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप। आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। नहीं सर, वो तो वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे बस। नहीं तो इसका क्या सोल्यूशन, फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन कोई नहीं, श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है, श्रृंगार गौरी पे जाएं, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। नहीं तो अगर जाएगी, टीम जाएगी, वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी, ऐसा है प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर। हाँ, तो मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। लेकिन क्या कहा उन्होंने, आपने सुना नविका जी? क्या उन्होंने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस भी अंदर आ सकती है, सब लोग आ सकते हैं। देखिए ये जो हमारे भाई विष्णु शंकर जैन जी जो है ना, विशाल मिश्रा का उदाहरण दे रहे थे कि उनके ऊपर अटैक किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, अगर ये पढ़े लिखे हैं और आपकी टीम होगी, विशाल मिश्रा की उन्होंने अपना मुद्दे से क्यों भाग रहे, मुद्दे से क्यों भाग रहे, मुद्दे से बात तो पूरी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई, पहले आप सच्चाई मान लीजिए कि वहां पर लोगों को रोका गया था, वहां तमाम किस्म के वहां पर बोले गए थे बोल, और किस तरह से डराया धमकाया था। बोल तो दोनों तरफ से बोले गए थे। पहले तो आप कह रहे थे किसी ने किसी को नहीं रोका, चलिए तो थोड़ा सा सच, चलो उन्होंने चलिए तो थोड़ा विरोध तो नहीं किया किसी ने। अच्छा, विरोध नहीं किया तो नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, कोई पत्थर डाला क्या? दंगा नहीं हुआ। विशाल मिश्रा की रिपोर्ट में है जो विष्णु शंकर विरोध योगी जी की सरकार थी, पूरी होने दीजिए। चलिए आपकी याददाश्त ताजा करने का जो मैंने जिम्मा ले लिया है, मैं आपको विरोध का वीडियो भी दिखाती हूँ। चलिए आप अपनी बात कहें। देखिए नविका जी, मैं बहुत आराम से मेरी सारे पैनल में मेरी एक मिनट के वक्त में मैं सारी बात बता देता हूँ। चलिए, ये विशाल मिश्रा जी की बात बता रहे थे, सारे पैनल में अच्छा चलिए, उनकी रिपोर्ट में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अब आ गई मालिकानी हक की बात। 1936 में कोर्ट में लोग गए, दीन मोहम्मद केस 1937 में आया, वर्डिक्ट के ऊपर से लेके नीचे तक ये मस्जिद है और वक्फ की संपत्ति है। दूसरा 1946 में भारत, सुनिए, अरे जब देश आजाद नहीं हुआ था, खत्म होने वाला है। मैं 4 फैक्ट बता रहा हूं, सुन तो लीजिए मेरे, फिर आप इनसे विष्णु शंकर जैन जी से पूछिए। जब ज्ञानव्यापी जो मंदिर है, उसका ज्ञानव्यापी मंदिर है जो इधर बराबर में जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अरे मैं बता तो रहा हूँ, जो ज्ञानवापी में जो ज्ञानवापी के बराबर में मंदिर है, जिसे बराबर आप भूल गए थे, आप बराबर में कहना भूल गए थे, आप बराबर में कहना भूल गए थे, आपने कहा ज्ञानवापी मंदिर है। चलो मैं बता रहा हूँ, बराबर में था मंदिर, जब उसे बनाया गया तो मुसलमानों से मकान लिए गए। नविका जी सुनिए,
प्लॉट नंबर 93 आप पूछिए विजय शंकर जैन से, प्लॉट नंबर 93 94 क्या मुसलमानों से लेकर वो दूसरे प्लॉट दिए गए, लेकिन नहीं दिए गए पूछिए। और खसरा नंबर 9130 जो मस्जिद का खसरा 1883 1884 26 फरवरी की प्रॉपर्टी बाबरी मस्जिद का जो वड्डी कहा था, मैं बता देता हूँ, जो बाबरी मस्जिद का वड्डी कहा था उसमें कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का। ये चारों फैक्ट को मेरे इनकार करके दिखा दीजिए। ये ऑलरेडी मैं चैलेंज करता हूं, ये कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का 4 फैक्ट बताइए, ये इन फैक्ट में बता दीजिए। विष्णु शंकर जैन जी जवाब बताइए इन 4 फैक्ट के ऊपर, उन्होंने सुना होगा मेरे फैक्ट। विष्णु शंकर जैन जी इनका दुरुस्त कर दीजिए जो मिसकंसेप्शन है। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने यहाँ पे जितनी बातें कही, इनको ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी ये सारे आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर चुका है 12 सितंबर के ऑर्डर से। दीन मोहम्मद का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि कोई उसमें हिंदू पक्ष का पार्टी नहीं था, वो मुस्लिम्स और ब्रिटिश सरकार के बीच में था। और दूसरी बात, जो इन्होंने वफ का आर्गुमेंट किया था उसको भी कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी रिजेक्ट कर चुकी है। और 12 सितंबर के फैसले को अभी तक इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी है, और चुनौती दी भी है तो अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नाविका जी आप मुझे बताइए जरा, इसको लॉजिकली सोचिए, और मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि अपनी भावनाओं को 1 मिनट हटा के सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली इस बात को सोचिए। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, तो डिसाइड कैसे होगा? क्या कह देने से मान लिया जाएगा? तो ये डिसाइड कैसे होगा? रंगरेज साहब, इमरोज फवारा चला के दिखा देंगे। इमरोज आलम जी, रंगरेज साहब, सिर्फ आप थोड़ी, आपके भाई और भी हैं। ठीक है नविका जी, हाँ, तो उनको भी बोलने का मौका दीजिए। इमरोज साहब, अगर डिस्प्यूट है तो ये रिजॉल्व कैसे होगा? सच जब तक सामने नहीं आएगा, ये पूरा डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा? सच सामने आने के लिए ही तो कोर्ट में लोग गए हैं, सच सामने आने के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं कि मुस्लिम पक्ष इसको जो है वो विद्रोह कर रहा है, होने नहीं दे रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें बोली गई। हमारे एक बहुत सीनियर प्रवक्ता है बीएचपी के, उन्होंने सबको एक साथ जिहादी भी बोल दिया। तो ये भी बढ़िया तरीका है एक प्रेशराइज करने का, वैल्यूज को टारगेट करने का। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उस बात पे मैं नहीं बोल रहा। डिसाइड कोर्ट करेगा, टारगेट क्या ये हम सब मान रहे हैं। आप भारत में रहते हो और भारत का कानून नहीं मानोगे। इस चीज पे तो किसी को डिस्प्यूट नहीं हो सकती कि डिसाइड कोर्ट करेगा। भारत में रहते हो, हमारे बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया, इमरोज साहब बोल रहे, एक सेकंड जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये बोल दिया कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहता जब इनके अगेंस्ट आता है। क्या मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद नहीं माना? सबने मान लिया, जो डिसीजन आया मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी भी मान लेगा। लेकिन अगर ज्ञानवापी में एक एड्रेस ये नहीं होने दिया जाता कि भाई इसका कार्बन वो नहीं होगा, तो फौरन ये हो जाता है कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। विष्णु जैन जी, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? विष्णु जैन जी, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पूरा भरोसा है। देखिए नाविका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज चाहे आप लोग जितने खुश हो जाओ, हम लोग वो लोग हैं जो जीत में अति उत्साहित नहीं होते, हार में निराश नहीं होते। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करते रहेंगे। मैंने कभी एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज लॉयर ये बयान नहीं दिया है कि मेरे को कोर्ट पे यकीन नहीं है, चाहे कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करे। मेरे पिताजी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, 40-45 साल का उनका करियर है, बहुत सारी पिटीशन हारे हैं, बहुत सारे केस जीते हैं, पर हमेशा कोर्ट की प्रक्रिया पे हमने विश्वास किया है। और आज ये बोलना चाहता हूँ, नाविका जी आपके सामने, एक दिन बहुत जल्दी ऐसा दोबारा आएगा, बहुत दिन निश्चय से कहना चाहता हूं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट वहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेगा। आप लोग चाहे जितनी प्रेशर टैक्टिक्स कर ले, चाहे आप, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, पर हमारी लड़ाई सच्चाई की है। जो हमारे वहां पे बाबा को आपने वजू खाने में दबा के रखा था, सच्चाई के खिलाफ कौन है? और ये जो सवाल है आतिकुर रहमान जी, मेरा सवाल आपसे है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आतिकुर रहमान जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि दो तरफ से डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट में कोर्ट का कहा नहीं माना जाएगा, करेगा, ये तो गलत होगा। हाँ,
जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो करेगा, सुप्रीम कोर्ट है। अरे हाँ, सुन लिया आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इमरान आलम की आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं आतिकुर रहमान से पूछ रही हूँ, आतिकुर रहमान, सवाल ये उठता है आज कि क्या पहले विरोध हुआ था या नहीं हुआ था? ये फैक्ट की बात है, ये इतिहास की बात है और लंबा इतिहास नहीं है। 4 महीने पहले के इतिहास में विरोध हुआ था सर्वे के लिए, ऑर्डर कोर्ट के आने के बावजूद। दूसरी बात, सच से परहेज क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ की आस्था है कि यहां मंदिर था, दूसरा तरफ कह रहा है नहीं था, फवारा था, ये शिवलिंगम नहीं है, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट तो है। आज जो कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद मान लिया था, वो तो इस बात पर माना था कि इसके बाद आगे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। मैं पूछ रही हूं, अगर सवाल है, अगर डिस्प्यूट है, तो इसका फैसला कहां होगा? जी नाविका जी मेरी शुभकामनाएं विष्णु शंकर जैन जी को। वो आगे तक की बहुत दूर की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा होगा इनके लिए जो भी होगा, भारत के लिए अच्छा होना चाहिए जो भी हो रहा है, भारत के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए जो भी हो रहा है। कड़वाहट फैलाना बंद कर दे, अच्छी बात है। इन्होंने जो सवाल किया है कि भाई तय कैसे होगा कि वो शिवलिंग है या वो फव्वारा है, अगर इस बात को तय करना ही जरूरी है तो विष्णु शंकर जी आप इतना घुमा फिरा के, आप इतना कोर्ट का वक्त बर्बाद करके यहाँ वहां घूम फिर के क्यों आ रहे हैं? आप सीधा अपनी सरकार को कहिए, मुस्लिम फोबिक, इस्लामोफोबिक सरकार बीजेपी आरएसएस लेड है, वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द कर दे, अमेंड कर दे, रिपील कर दे, जो चाहे उसको जैसे चाहे कचरे के डब्बे में डाल दे। बनाना रिपब्लिक होने जा रही है हमारी, थियोक्रेटिक स्टेट होने जा रहा है, एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। अरे कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं करिए, अरे नफरतें नहीं फैलाइए। हिंदू मुस्लिम एक वैसे रंगरेज साहब वो विजुअल चल रहे हैं, ये नारेबाजी जो हुई थी सर्वे के खिलाफ और लोगों को अंदर नहीं जाने दिया था, और यहाँ आप कह रहे हैं दोनों तरफ से हुआ था। मैं आपको सिर्फ विजुअल्स दिखा रही, सुन लीजिए, साउंड भी सुना दिया। बवाल हुआ था, शायद आपकी याददाश्त। मैंने कब कहा? तो फिर पर आपने कहा रोका नहीं गया था, हथियार है, आपने किसी के हाथ में पत्थर है। मैंने आपने कहा था किसी को रोका नहीं किया था, कहीं विरोध नहीं हुआ। किसको रोका जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, किसी को नहीं रोका नहीं, बताइए किसको रोका गया? अब लोग खड़े हैं, एक मिनट, आप देखिए लोग खड़े हैं, किसी ने किसी को रोका हो तो बताइए। पवन सिन्हा जी, मुझे दिख रहा है ये, क्या आपको दिख रहा है? आपको ये लग रहा है कि लोग हंस के मिलजुल के वहाँ प्यार मोहब्बत फैला रहे हैं, या यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है? और सर्वे टीम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, सर्वे टीम तो जान बचाकर भागी थी। इतने सारे लोगों के सामने देखिए, प्रशासन भी ये चाहेगा कि कहीं कोई लफड़ा ना हो, इसलिए उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप को ऑलरेडी वहां से हटा दिया, जो माननीय अदालत ने जिसको मुकद्दर किया था। तो ये जो जितने भी लोग थे उसके बहुत बाद तक भी नारेबाजी करते रहे, और पुलिस इनको शांत कराने की लगातार कोशिश करती रही, बहुत धैर्य के साथ। और दूसरी चीज मैं एक जो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था, वो ये था कि जब वो कह रहे थे आतिकुर रहमान साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया कि अपनी गवर्नमेंट से जाके ये कह दो, वो विष्णु शंकर जी एक लॉयर की तरह वहां पर है। उनकी गवर्नमेंट तो सबकी है, चीफ मिनिस्टर तो जो भी यूपी में रह रहे हैं वो उनके हैं, तो उनसे वो सब कुछ कैसे करा लेंगे? कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका होना चाहिए। बिल्कुल। आतिकुर रहमान जी, आपका ये कहना कि आपकी सरकार है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, क्या ये प्रोवोकेटिव नहीं है? क्या ये प्रोवोकेशन नहीं है? क्या आप सचमुच ये कि चाह रहे हैं कि एक लॉयर के पास हक नहीं है कि वो कोर्ट जा सके, कि सब कुछ आप जाइए जी अपने सरकार से तय करवा लीजिए? मैं पूछना चाहती हूं, आई अपील टू योर गुड सेंस, योर लॉजिक सर, कि क्या डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट जाएगा या वो सरकार के पास जाएगा? और आपका इशारा इस तरफ है कि सरकारें तो मिली हुई हैं और आपकी सरकार है, हिंदू राष्ट्र बताइए, ये किस तरह की बात है? नाविका जी, आज का दिन तारीख नोट कर लीजिए। आगे आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज्ञानवापी का मुद्दा होगा, ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरा इनका कोई मुद्दा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ,
अगर ऐसा नहीं हुआ परमन सिन्हा जी, आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। इसको अगर आप डिपॉलिटिसाइज कर सकते हैं तो मैं आप नहीं तो अगर ये इस देश के लोगों की मांग होगी और मैनिफेस्टो में आ जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत है विनोद बंसल जी? इसमें क्या दिक्कत है? उसीलिए तो ये पूरा के पूरा ये इसीलिए झूठ और नफरत फैलाई जा रही है। सुनिए लोगों के 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है विनोद बंसल जी। पहले और लास्ट कमेंट में विष्णु जैन जी से लूंगी। विनोद बंसल जी, मैनिफेस्टो में अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है? के नाम पे इन्फ्लेशन चाहे कितना भी हो जाए, अरे भैया इन्फ्लेशन अपनी जगह एक होता है, आपकी जिंदगी में एक ही मुद्दा चलता है। ये मानसिकता है। अब तक के चुनावों में हमेशा से जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट होता रहा है। आपको याद है ना, ये अब्दुल्ला बुखारी जो है ना, वो उनके सामने जाकर के नाक रगड़ते थे पॉलिटिशियन, आपको याद है? आपको तो लेकिन राम मंदिर का जब मुद्दा आया उसके बाद में आप देखिए, सुनिए, राम मंदिर मैं कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मुझे हिंदू समाज को न बोलने का राइट है, न कुछ करने का राइट है। हिंदुओं की जनसंख्या तो पहले से ही 80% खत्म हो गई। आप लेकिन आपको मैं बोलने से नहीं छोड़ेंगे। रिश्तेदार हो विष्णु शंकर जैन जी, आपत्ति है मुझे इस सोच से जो बात कही आतिकुर रहमान ने कि अगर आपको चाहिए ज्ञानवापी तो सरकार को कहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द कर दे और हिंदू राष्ट्र बना दे। ये सोच, ये विक्टिम कार्ड, ये रोज कहना कि कोर्ट हमारी नहीं सुनता, ये तो दबाव में आ जाता है, क्या ये एक सोच विचार का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है? देखिए नाविका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप इस बात को जरा लॉजिकली सोचिएगा कि क्या पार्लियामेंट इस चीज को सक्षम है इस डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए? आज अगर पार्लियामेंट एक बिल पास करके कहती है कि ज्ञान व्यापी का पूरा परिसर और हिंदुओं को दे रहे हैं, तब क्या इस देश में क्या हालत होगी? जो सीए का कानून हुआ, जो तो एकदम इनॉक्युअस कानून था, उस पर इन्होंने देश में किस तरह के दंगे किए हम सबने देखे हैं। पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ज्ञान व्यापी पार्लियामेंट देती है हिंदू समाज के लोगों को, तब ये क्या करेंगे? तब ये कहते हैं कि नहीं, कोर्ट में हमारी बात सुनी जाए, पार्लियामेंट में तो हमारी बात सुनी नहीं जाती है। अगर कोई दो समुदाय के बीच में डिस्प्यूट है तो कोर्ट में डिसाइड हो सकता है। इसीलिए अब ये डिस्प्यूट लेके कोर्ट में गए हैं और जब कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हमारी कभी मांग मानी जा रही, कभी रिजेक्ट की जा रही है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पर जब हम ये लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और आतिकुर रहमान जी, ये कोई डर नहीं है, हमारी सिर्फ एक सिंपल सी बात है, नहीं है ये, न कोई और डर है, क्योंकि सच की खोज करने वाले डरा नहीं करते। आतिकुर रहमान जी, बिल्कुल शांत रहिए। जिनका विश्वास होता है जीत उनकी होती है, और विश्वास में रहिए। आपको अपने सच पर विश्वास होना चाहिए, दूसरा पक्ष अपने सच पर विश्वास करेगा, कोर्ट में फैसला होगा और ताकतें हमसे बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमसे बहुत बड़ी बड़ी है, ऊपर वाला तय करेगा कि सच क्या है, गलत क्या है। और अब तक ये देश कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से चला है, वैसे ही चलेगा, और ये सब कुछ संविधान के दायरे में है। तो आज मेरा नजरिया इस बात पर इतना ही है कि भारत का लोकतंत्र इसलिए महान है क्योंकि यहाँ सबको इंसाफ मिलता है, ये उनका हक है, और इंसाफ देने के लिए हमारी अदालतें हैं। अदालतों ने बड़े बड़े मामले सुलझाए हैं, इसमें अयोध्या का मसला शामिल है। इसलिए ज्ञानवापी के मसले पर भी हर एक पक्ष को संयम रखना चाहिए, अदालतों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, डर की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई विक्टिम नहीं, सच हमेशा हावी होगा हर झूठ पर। ट्रुथ विल प्रिवेल। बस लेती हूं आपसे इजाजत, आज इतना ही। नमस्कार।